शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 36A। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको 2 अगस्त 2021 को मिली है। सबसे ऊपर आप ये सभी जानकारी अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। कक्षा 4 जो भी आपका सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। विद्यार्थी का नाम, आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। ये सभी जानकारियाँ अपनी हिंदी की कॉपी में सबसे ऊपर लिखने के बाद आइए अपनी कार्यपत्रिका को हल करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के बारे में हम अनेक कार्यपत्रिकाओं को हल कर चुके हैं। चलिए आज हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानते हैं। संज्ञा के आगे चल के कुछ भेद भी होते हैं और ये कौन कौन से भेद होते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। सबसे पहले होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद होती है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भेद होता है भाववाचक संज्ञा। आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान के बारे में पता चलता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दिल्ली। दिल्ली नाम है लेकिन एक विशेष जगह का नाम है। पूरे भारत में दिल्ली एक ही जगह है और इसीलिए दिल्ली हमारा क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं मीना। अब मीना किसी लड़की का नाम है, एक विशेष नाम है। हर कोई तो मीना नहीं हो सकती। मीना नाम की एक विशेष लड़की है, यानी कि ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दीपक। दीपक भी किसी विशेष बच्चे का नाम है। हर कोई तो दीपक नहीं होता है। तो जहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम के बारे में हमें पता चलता है, उन सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली भी नाम दिया गया है। दिल्ली एक विशेष जगह का नाम है। हर किसी जगह को तो हम दिल्ली नहीं कह सकते। तो जहाँ पर विशेष व्यक्तियों के, विशेष वस्तुओं के और विशेष स्थानों के नाम दिए जाते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद देखिए, जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में अगर हम किसी पूरी जाति के बारे में किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, कक्षा। अब कक्षा तो कोई भी हो सकती है। पहली कक्षा हो सकती है, दूसरी कक्षा हो सकती है, तीसरी कक्षा हो सकती है, कोई भी कक्षा हो सकती है। तो कक्षा एक पूरी जाति का बोध करा रही है। यहाँ कक्षा शब्द पूरी जाति का बोध करा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ चौथी बी, तो ये एक विशेष कक्षा होगी। हर कोई कक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चौथी कक्षा की बात कर रहे हैं और चौथी कक्षा में भी बी सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यही जो चौथी बी कक्षा है वो हमारी क्या बन जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से दूसरा शब्द आप देख सकते हैं, शहर। अब शहर तो कोई भी हो सकता है। शहर तो कोई भी हो सकता है, तो ये पूरी जाति से संबंधित है। किसी भी शहर का नाम हो सकता है। लेकिन जब हम कहते हैं दिल्ली, तो एक विशेष नाम है, तो इसीलिए शहर हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन विशेष नाम जब हम दे देते हैं जैसे कि दिल्ली, तो क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से तीसरा शब्द आप देख सकते हैं, बादल। अब बादल तो कोई भी हो सकता है। आसमान में कितने सारे बादल होते हैं, तो ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वह जो हाथी जैसा दिखाई दे रहा है, हमने अपनी पहली कविता पढ़ी है ना, मन के भोले भाले बादल, कि वह बादल जो हाथी जैसा दिखाई दे रहा है, तो वो एक विशेष बादल हो जाएगा। तो जहाँ पर विशेष की बात होती है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है, और जहाँ पर कोई भी हमें पता ही नहीं होता किसकी बात हो रही है, पूरी जाति का बोध होता है, वहाँ पर क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। आइए भाववाचक संज्ञा को भी देख लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखिए, गुस्सा। अब गुस्सा जो है वो हम करते हैं, गुस्सा हम महसूस करते हैं, वो एक भाव होता है। गुस्से को देख नहीं सकते ना। अब मान लीजिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो हम आपको तो देख सकते हैं, मुझे तो देखा जा सकता है, लेकिन मैं तो एक व्यक्ति हूँ, मेरा तो एक नाम है। लेकिन जो गुस्सा है वो महसूस करने का भाव है। जब हम किसी भाव को महसूस करते हैं, जिसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। मेहनत आप देख सकते हैं, मेहनत जो होती है, हम मेहनत करते हैं, तो हम तो मेहनत करते हैं, हम तो दिखाई देते हैं, लेकिन मेहनत का जो भाव होता है वो हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही बुराई, किसी की बुराई करते हैं, तो बुराई का जो भाव होता है
वो अंदर से महसूस किया जाता है। अच्छाई का जो भाव होता है वो अंदर से महसूस किया जाता है। ईमानदारी का भाव होता है। इसी प्रकार से जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाती है? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोहित किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, आनंद किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, नेहा, जूली ये भी विशेष व्यक्तियों के नाम हैं, ताजमहल, लाल किला, रामायण, गीता ये विशेष वस्तुओं के नाम हैं, मुंबई, शिमला, चेन्नई, चंडीगढ़ ये विशेष स्थानों के नाम हैं। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जो संज्ञा शब्द किसी जाति, प्राणी या वस्तु की जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कि घोड़ा, चिड़िया, गाय ये कोई भी हो सकता है, प्राणी का समूह या जाति के बारे में बता रहा है। पुस्तक, चटाई, कपड़ा ये वस्तु की जाति के बारे में बता रहे हैं। बगीचा, मकान, अस्पताल ये स्थान के बारे में बता रहे हैं। अब बगीचा तो कोई भी हो सकता है, मकान भी किसी का भी हो सकता है, अस्पताल भी कोई भी हो सकता है। लेकिन जब हम इनको विशेष नाम दे देते हैं तो जातिवाचक संज्ञा से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। और इसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, भाव आदि के बारे में पता चलता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिठास, इसको हम महसूस कर सकते हैं। सुंदरता, इसको भी हम महसूस कर सकते हैं। पवित्रता, ये भी किसी का गुण होता है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से मित्रता, क्रोध, ममता, बचपन, बुढ़ापा, यौवन ये सभी क्या हैं? भाव हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। आइए अब देखते हैं संज्ञा के भेदों से संबंधित हमारे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा छांटकर अलग अलग पत्र पेटी में लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर पत्र दिए गए हैं और ये इनकी पेटी दी गई है। इन पेटियों में हमने सही पत्रों को डालना है और हर एक पत्र पर एक नाम लिखा गया है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो सकता है, जातिवाचक संज्ञा भी हो सकता है और भाववाचक संज्ञा भी हो सकता है। अभी अभी हमने पढ़ा तीनों के बारे में। आइए पहचान करते हैं। सबसे पहले है हमारा बुढ़ापा। और बुढ़ापा को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति को तो देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जो भाव होता है उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो बुढ़ापा जो हमारा है वो कौन सी पत्र पेटी में जाने वाला है? भाववाचक संज्ञा में। इसी प्रकार से नेहा को देखते हैं। अब नेहा तो किसी विशेष लड़की का नाम है, हर किसी लड़की को तो हम नेहा नहीं कह सकते ना। तो जो विशेष नाम होते हैं वो कौन सी पेटी में जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा की पत्र पेटी में जाएंगे। इसके बाद अध्यापक। अब अध्यापक तो कोई भी हो सकता है। आपके विद्यालय में कितने सारे अध्यापक हैं, लेकिन हिंदी की अध्यापिका रेखा तो ये क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है। तो अध्यापक कोई भी हो सकता है, यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमें बता रहा है। मिठास, अब कोई फल है वो मीठा है, मीठा है उसको खा के हम महसूस कर सकते हैं। मिठास का क्या होता है? भाव होता है। मीठे फल को तो हम देख सकते हैं लेकिन उसकी मिठास को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और जो चीज़ महसूस की जाती है वो किसके अंदर जाएगी? भाववाचक संज्ञा में। इस वाली पत्र पेटी में हम लिख देंगे। इसी प्रकार से मछली। अब मछली तो कोई भी हो सकती है, कितनी सारी मछलियाँ हैं, और जो कोई भी हो सकती है वो क्या है? जाति के बारे में बताती है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। और इसी प्रकार से हिमालय। अब हिमालय तो एक विशेष पर्वत का नाम है। सभी पर्वत को तो हम हिमालय नहीं कह सकते ना। और जो विशेष नाम होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरह से सभी पत्रों को आप उनकी सही पत्र पेटी में यहाँ पर आप लिखेंगे। इनकी सुंदर सुंदर चित्र आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं और ये जो शब्द दिए गए हैं इनको आप यहाँ पर पत्र पेटी पर ऊपर लिख सकते हैं। आशा करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आसान है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। और दूसरे प्रश्न में देख सकते हैं संकेत पेटी में, यहाँ पर एक संकेत पेटी दी गई है, आप देख सकते हैं। दिए गई संज्ञा शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और इन खाली स्थानों में इन शब्दों में से सही शब्द का चुनाव करके हमें क्या करना है? भरना है। और साथ में हमें संज्ञा का प्रकार भी बताना है कि ये जो शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा में आता है। आइए इसको भी हल करते हैं। सबसे पहला वाक्य है भारत की राजधानी दिल्ली है। अब दिल्ली जो है भाई विशेष स्थान का नाम है, हर कोई जगह तो दिल्ली नहीं हो सकती ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
दूसरा हमारा वाक्य है आकाश में उड़ रहे हैं, और आकाश में कौन उड़ते हैं? पक्षी। अब पक्षी तो कोई भी हो सकता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? पक्षी। और ये पक्षी जो हमारा है ये पूरी पक्षी जाति के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर हम सुंदर सुंदर लिखाई में क्या लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा, और अपने खाली स्थान में हम क्या लिखेंगे? पक्षी। तीसरा जो हमारा वाक्य है, तीसरे वाक्य में सबसे पहले हमारा खाली स्थान दिया गया है, अच्छा गाना गाता है। अब अच्छा गाना तो कोई बच्चा गा रहा है, नैतिक, नैतिक किसी का नाम है, और ये नाम क्या है? विशेष है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नैतिक किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, इसीलिए नैतिक क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यहाँ पर हम नैतिक का नाम लिख देंगे। इस तरीके से इस वाक्य को हम पूरा कर लेंगे। आगे है प्रिया की खाली स्थान बहुत अच्छी है। अब प्रिया की जो मुस्कुराहट है वो बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा मुस्कुराती है, तो मुस्कुराहट का क्या होता है? भाव होता है। मुस्कुराहट को हम नहीं देख सकते, हाँ हम प्रिया को देख सकते हैं, प्रिया को देख सकते हैं, लेकिन प्रिया की जो मुस्कुराहट है उसको देख के महसूस कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मुस्कुराहट। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। जिसको हम महसूस कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं पिछली कार्यपत्रिकाओं में हमें आओ बातचीत करें से संबंधित प्रश्न मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बातचीत करो के बारे में दिया गया है। और यहाँ पर इस चित्र को आपको बड़े ध्यान से देखना है। देख सकते हैं एक व्यक्ति है जो घोड़े पे बैठा है, और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दोनों आपस में कुछ ना कुछ तो बातचीत कर रहे हैं। अब कौन सी बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं? आपने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने हैं और कल्पनाओं की उड़ान भरते हुए आपने सोचना है कि क्या क्या ये बातचीत कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या देख पा रहे हैं आप। अनुमान लगाइए कि ये दोनों आदमी आपस में क्या बात कर रहे होंगे। आप इनकी बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहले तो आपने सोचना है, सोचने के बाद आप उस बातचीत को जोर जोर से बोल सकते हैं, और अपनी कॉपी में आपको क्या करना है? लिखना है। तो ये आपने खुद से करना है, क्योंकि आपको खुद से सोचना है कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं किस तरह की बातचीत कर रहे हैं। अब आप क्या सोचते हैं ये तो मैं नहीं बता सकती ना, इसीलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को खुद से करेंगे और इनकी बातचीत को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और साथ में आप ये सुंदर सा चित्र भी बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आज की कार्यपत्रिका में कुल इतने ही प्रश्न थे। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी न? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। आज आपने क्या नया सीखा? आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में जाना कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति के बारे में पता चलता है, उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिन भावों को, जिन गुणों को हम महसूस कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। और उसके बाद हमने प्रश्न संख्या 1 को हल किया, उसके बाद प्रश्न संख्या 2 को हल किया, जो कि हमारी संज्ञा के भेदों के बारे में थे। और तीसरे प्रश्न में हम सोचकर क्या लिखेंगे? बातचीत लिखेंगे। तो आज की कार्यपत्रिका में कुल इतने ही प्रश्न थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार आपसे अपेक्षित है। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से बार बार धोना है, ताकि हम खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कार्यपत्रिका के प्रश्नों को आप अच्छे से समझ गए हैं और सुंदर सुंदर साफ साफ लिखाई में आप अपनी हिंदी की कॉपी में इनको पूरा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।